स्वागत है दोस्तों का फिर से आप सभी के आपके अपने प्यारे छोटे से परिवार एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में, जो कि एएलपी और बीएसएससी को देखते हुए जो साइंस स्पेशल सीरीज चलते आ रहा है, जो कि पहले दृष्टि बुक का पब्लिकेशन था, उसको दृष्टि बुक को ख़त्म कर दिया गया है। अब दृष्टि बुक के बाद जो है ये आपको जो है यूथ पब्लिकेशन का, जो कि आरआरबी और एनटीपीसी ने पूछा हुआ क्वेश्चन जो रहता है, जो कि संकलन है सारे क्वेश्चनों का, जो एक तरह से क्वेश्चन बैंक है, जो कि 2016 से लेकर 2021 में जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ एनटीपीसी तक, उस वहाँ तक सारे क्वेश्चनों का संकलन जो है वो एक निश्चित और तरीके ढंग से जो है इसमें दिया गया है। इसमें हर एक सेक्टर से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब 3 ही सेक्टर ही साइंस में होता है, और वो तीनों सेक्टर से जो क्वेश्चन बनता है वो आपको डेली जो है वो 4-4 पेज करके जो है होमवर्क के माध्यम से ग्रुप में वो दिया जाता है, और वही ग्रुप के माध्यम से अभी जो है डिस्कशन कराने को मिलने वाला है आप लोगों को। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इसी तरीक़ा से पूरा अच्छा से अच्छा डिस्कशन जानना चाहते हैं, तो हमारे से एफएमएससी परिवार से जुड़ जाइए, और जुड़ने के साथ साथ जो है उसमें नोटिफिकेशन बेल का जो है वो बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि सारा वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो बिना समय गंवाए हुए वीडियो को स्टार्ट कर दे, क्योंकि साइंस स्पेशल सीरीज़ है, और ये वीडियो जो है आपको मतलब एक छोटा सा शॉर्ट रिविजन के रूप में जो है एक शॉर्ट व्यू के रूप में लिया जाता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और लास्ट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो अपना प्यार जरूर दिखाइएगा वीडियो कमेंट बॉक्स के माध्यम से। बताइएगा आज का पहला क्वेश्चन, जो कि पहले फिजिक्स होगा, तो बता दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि रेसिस्टेंस की इकाई क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगा। रेसिस्टेंस को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। यानी प्रतिरोध न दे के सीधे न दे के रेसिस्टेंस दिया, और रेसिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? ओम हो जाएगा। बताइए विद्युत धारा का मात्रक क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। और प्रतिरोध को क्या कहते हैं? रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस का मात्रक क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। और विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, दबाव की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? पास्कल। पास्कल बोलिए, या न्यूटन प्रति वर्ग मीटर बोलिए, या न्यूटन मीटर वर्ग न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बोलिए, ये सभी किसका यूनिट हो जाएगा? ये दाब का ऐसा यूनिट हो जाएगा। और दाब बराबर फार्मूला क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल, यानी F बटे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो अनुमानित दूरी होती है, उसको उस लंबाई को कौन सा यूनिट कहा जाता है? एस्ट्रोनॉटिकल मील जो है यह यूनिट इसको कहा जाता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो इसको कहा जाता है। और यह जो है एक प्रकाश वर्ष जो है वो किसके किसके बीच की दूरी दिखाता है? ये खगोल में 2 तारों के बीच की दूरी को जो है वो प्रकाश वर्ष के द्वारा दिखाया जाता है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है? 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। और एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में जो है वह 1.495 × 10⁻11 यूनिट जो है ये इसका मान होता है। हाँ, 1.495 × 10⁻11 मीटर होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार जो है ना, प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो कि निर्वात में जो है प्रकाश की एक वर्ष में तय की गई क्या होती है? दूरी होती है। चलिए आगे बताइए, बल का जो है ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन। और इसका एक और मात्रक बताइएगा। हाँ, नहीं वो डाइन होता है, इसका यूनिट और तो देगा किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका हो जाएगा? ये बल का हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुने त्वरण, M गुने ए हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि और इसका अन्य यूनिट जो है एक ऐसा यूनिट न्यूटन होता है, उसका एक और यूनिट है किलोग्राम प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि ताप का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। और बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन। और विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मतलब क्या होता है? वेबर होता है। और चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी सतह से लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय रेखा को जो है उसका चुंबकीय फ्लक्स कहा जाता है। और यह कैसी राशि हो जाएगी? सदिश राशि हो जाएगी। और इसका जो है ना, इसको डिनोट किससे करते हैं? वेबर को WB से डिनोट करते हैं। किससे? बड़ा वाला कैपिटल पहला वाला बड़ा हो जाएगा W, और छोटका वाला B, यानी WB से इसको डिनोट किया जाता है। आगे बताइए, विस्थापन का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर हो जाएगा। ठीक है। और विस्थापन कैसी राशि है? सदिश राशि हो जाएगा। और सबसे न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन भी कहा जाता है। चलिए आगे बताइए, विभवांतर का ऐसा मतलब क्या होता है? वोल्ट हो जाएगा। ये सारा क्वेश्चन जो है पूछा यहाँ क्वेश्चन है, मतलब इसके लिए आपको नहीं टेंशन लेना है कि सब इजी लग रहा है, लेकिन सब क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन ये पूछे हैं कि दबाव का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये क्वेश्चन जो है ना 2016 से लेकर 2021 तक हर साल में जो है पूछते ही आ रहा है लगातार में। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन, चुंबकीय फ्लक्स कैसा है मतलब क्या होता है? वेबर हो जाएगा। ठीक है। धारिता कैसा है मतलब क्या होता है? फैराडे हो जाएगा। प्रेरकत्व का क्या हो जाएगा? हेनरी हो जाएगा। ठीक है। और दाब का पास्कल, और चुंबकीय फ्लक्स का तुरंत बोले ना वेबर हो जाएगा। ठीक है। बताइएगा शक्ति का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? वाट हो जाएगा। और 1 जूल में कितना अर्घ होता है? 10⁻7 अर्घ होता है। और कितना डाइन होता है? 10⁻5 डाइन हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, शक्ति जो है किसके दर होता है?
काम करने की दर की क्या कहते हैं, शक्ति कहा जाता है। बताएगा जी स्मॉल जी का मान क्या हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और जो है इसका मान जो है जी स्मॉल जी का मान जो है ना किसके इसका यूनिट के बराबर होता है, ये त्वरण के यूनिट के बराबर होता है। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर जो है ना यह किसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का इसका मान कितना हो जाता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो जाएगा। और गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान किसके द्वारा दिया गया था, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। कब दिया गया था, ये 1788 में इसका मान दिया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा प्रतिरोधकता की ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ओम मीटर हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा ओम मीटर जो हो जाएगा इसका ऐसा मात्रक हो जाएगा। आगे बता देगा भार का ऐसा यूनिट जो है ना किसके ऐसा यूनिट के बराबर होता है, ये बल के ऐसा यूनिट के बराबर होता है। यानी भार और बल का ऐसा यूनिट क्या जाएगा, दोनों का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ऐसा चाल का अंतर्राष्ट्रीय यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड। देख रहे हैं ना, मतलब सब जानते हैं, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है ना घुमा दिया है। चाल का अंतर्राष्ट्रीय यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि समय बराबर क्या हो जाता है, दूरी बटे चाल हो जाएगा। और चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा, दूरी बटे समय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि भौतिक राशियों में किसका 2 यूनिट जो है ना एक ही तरह होता है, तो ये बल और भार, बल और भार हो जाएगा, कार्य और ऊर्जा का। उसके बाद बल और उत्क्षेप बल, ये भी याद रखिए, ये जो है ना आयोग के द्वारा लिया हुआ आंसर है, बल और उत्क्षेप बल। इसका भी मान जो है वो क्या होता है, न्यूटन ही हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिए गति का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर जो है किसका ऐसा यूनिट होता है, ये त्वरण का हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा कि शक्ति जो है ये किसका ऐसा यूनिट हो जाएगा, सॉरी शक्ति का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। और यह इसका एक और यूनिट हो जाता है जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड, क्योंकि शक्ति बराबर क्या होता है W/T हो जाता है। W का क्या होता है जूल और बटे T का सेकेंड हो जाता है। आगे बता दीजिएगा न्यूटन जो है, न्यूटन यह किसके मापन की इकाई है, ये बल के मापन की इकाई है। देख रहे हैं ना, घुमा रहा है। सो आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है शक्ति का ऐसा है मात्रक वाट, दाब का ऐसा है मात्रक पास्कल, तो विद्युत प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है, ओम हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि SI यूनिट जो है ना ये वजन और बल का क्या होता है, दोनों समान ही होता है। वजन और बल का दोनों क्या होता है, समान ही होता है। आगे बता दीजिएगा अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर G का मान जो है ना ये लगभग में कितना लिया जाता है, 10 लिया जाता है। लगभग में कितना लिया जाता है, 10, लेकिन एक्यूरेट मान कितना होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। देख रहे हैं ना, ऑप्शन में आपको 9.8 भी देगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है लगभग कितना हो जाएगा, तो क्या होगा 10 ही होगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि यह इसमें जो मान जो लिया जाता है स्मॉल जी का, ये कैसी राशि हो जाएगी, सदिश राशि हो जाएगी। चलिए आगे बता दीजिएगा इसका ऐसा यूनिट भी सदिश मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होता है। यानी इसका स्मॉल जी का यूनिट क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ही होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर इसका पूरा मान हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन धारा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, Q/T। I बराबर क्या होता है, Q/T हो जाता है। विद्युत आवेश बटे समय हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा धारा जो है, धारा इसका ऐसा इकाई क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि विभवांतर बराबर फार्मूला क्या होता है, इसको ओम का नियम भी कहा जाता है, प्रतिरोध गुणे धारा हो जाएगा। ठीक है ना, V बराबर IR हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कुलम्ब जो है कि इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कुलम्ब किसका ऐसा यूनिट है, ये आवेश का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, कुलम्ब हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि तापमान का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। ऑप्शन में आपको डिग्री सेल्सियस, डिग्री और फ़ारेनहाइट में मिलेगा, लेकिन क्या मानना है, केल्विन हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा केल्विन जो है मतलब इसका जो इसमें जल के हिमांक के लिए कितना केल्विन होता है, ये 273 हो जाएगा। और क्वथनांक के लिए 373, क्योंकि इसमें 0 पर इसमें 273 जोड़िएगा तो केल्विन में वो क्या होता है, बदल जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन हो जाएगा कि बल बराबर क्या होता है, MA हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिएगा भार की ऐसा इकाई वही है जो किसकी ऐसा इकाई होती है, ये बल की ऐसा इकाई होती है। बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि दी गई भौतिक राशियों में कौन सी सापेक्ष राशि नहीं होती है, तो समय जो है कैसी राशि नहीं है, सापेक्ष राशि जो है वो नहीं होती है, क्योंकि यह किसी अन्य कारक पर जो है वो निर्भर नहीं करता है। कोई भी भौतिक राशि समय पर निर्भर जो है वो नहीं करता है। आगे बता दीजिएगा क्वेश्चन है कि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है,
इसका कोई मात्रक नहीं होता, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक नहीं होता है, इसको परसेंटेज में व्यक्त किया जाता है। हाँ, आगे बताए घनत्व कैसा मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, केजी ग्राम प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, न्यूटन तो होता ही है, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है। संवेग का क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड हो जाता है। इसका फॉर्मूला याद रखिए, एम भी होता है तो एम गुने भी, एम का हो जाएगा किलोग्राम, भी का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि ओम मीटर की इकाई किसकी हो जाएगी, ये प्रतिरोधकता की हो जाएगी। आगे बता देगा मंदता की ऐसा इकाई क्या होती है, वही जो त्वरण का होता है, वही मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, जो 1 पास्कल जो है किसके बराबर होता है, ये 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बताइए, 1 HP कितने वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है। आगे बता जाएगा 1 किलोवाट घंटा जो है कितने जूल के बराबर होता है, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर हो जाएगा। बता दिया क्वेश्चन हो जाएगा कि विद्युत धारा की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या हो जाएगी, ये आपको एम्पियर हो जाएगी। और तरंग दैर्ध्य कैसा मात्रक क्या हो जाएगा, वो देखिए तरंग देखिए। अब बताइए तरंग दैर्ध्य कैसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर होता है, एंगस्ट्रम में उसको मापा जाता है। और हर्ट्ज जो है ना, वो आवृत्ति का ऐसा इकाई हो जाएगा। ठीक है, आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि बता देगा एसआई इकाई में मोल का प्रतीक क्या हो जाएगा, मोल का MOL हो जाएगा। और 1 मोल का मान कितना होता है, 6.022 गुने 10 के पावर 23 इसका हो जाएगा, 1 मोल का मान हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा कि ऊर्जा का जो है ना वाणिज्यिक मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा जो है क्या हो जाएगा, इसका वाणिज्यिक मात्रक हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट कूलम्ब प्रति सेकंड जो है ना, किसका दूसरा नाम हो जाएगा, ये एम्पियर का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, एम्पियर का हो जाएगा। आगे बताइएगा तरंग वेग का ऐसा यूनिट क्या होता है, ये तरंग वेग मीटर प्रति सेकंड होता है। वही बोलिए, वेग बोलिए या तरंग वेग बोलिए, दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, ये डेसिबल में मापा जाता है। बता देगा ध्वनि प्रबलता किस में मापा जाता है, ये ध्वनि प्रबलता भी डेसिबल में ही मापा जाता है। और मनुष्य के लिए जो है ना, वो सामान्य मनुष्य के लिए श्रवण परास कितना हो जाएगा, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो जाएगा। और वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड, 332 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। चलिए आगे बता देगा, 1 एटमॉस्फेयर बराबर कितना पास्कल होता है, 1.01 गुने 10 के पावर 5 पास्कल हो जाएगा। आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि 1 HP में कितना वाट होता है, 746। देखिए ऑप्शन देख के मारा कीजिएगा, आपको बगल में 764 भी दिया जाएगा, 674 भी दिया जाएगा, मतलब 764 और 7,400 दोनों नज़दीक में रहता है, इसलिए कितना होता है, 746 वाट रहता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि एक अशुशक्ति जो है 746 वाट के बराबर होता है, तो किसका शक्ति जो है ना, यह अशुशक्ति के रूप में व्यक्त किया जाता है, मशीनों का शक्ति, मशीनों का शक्ति जो है ना किस में दिखाया जाता है, ये HP में दिखाया जाता है। यानी कितना HP का मोटर है, कितना HP का मशीन है, उसमें उसको व्यक्त किया जाता है। अब जो है फिजिक्स का जो होमवर्क दिया गया वो पूरे तरीके से खत्म हो गया है। अब इसके बाद जो है आपको केमिस्ट्री स्टार्ट किया जा रहा है। और केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है इसमें, जो कि सारा क्वेश्चन जो पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। बता देगा बर्फ़ का पिघलना जो है कैसा परिवर्तन हो जाएगा, भौतिकी नहीं भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, फिजिकल चेंज होगा, भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए आगे बताया, दूध से दही बनना एक कैसा परिवर्तन है, रासायनिक हो जाएगा। फलों का पकना कैसा परिवर्तन है, ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए आगे बताए, कांच का टूटना कैसा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है, कांच जोड़ नहीं सकते हैं, ये कैसा है, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। अंगूर का किण्वित होना कैसा परिवर्तन है, ये भी रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चलिए आगे बताएगा, बर्फ़ का पिघलना कैसा परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। आगे बता देगा, अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, और इस नियम से हर एक एग्जाम जो क्वेश्चन फंसता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, और इसमें एक और क्वेश्चन आपको आगे देखने को मिलेगा। तो बता दीजिएगा कि कौन सा नियम यह कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो द्रव्यमान का निर्माण हो सकता है, न ही उसका ह्रास किया जा सकता है, और बल्कि उसको चेंज किया जा सकता है एक दूसरे में। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो जाएगा। कौन सा नियम हो जाएगा, देखिए संरक्षण की जहाँ बात होगी वहाँ हमेशा जो है ना संरक्षण का ही नियम आएगा, बशर्ते वो जिसके बारे में बोलेगा ना उसको उसके हिसाब से लेकर चलना। द्रव्यमान के बारे में बोलेगा तो द्रव्यमान, घनत्व के बारे में बोलेगा तो घनत्व, ऊर्जा के बारे में बोलेगा तो ऊर्जा संरक्षण का वही नियम कहलाता है। चलिए आगे बता, हाँ वो भी संरक्षण होता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा
कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम का प्रतिपादन जो है यह किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? ये लेवोजियर के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, जो रासायनिक समीकरण संतुलित होता है वो किस संरक्षण पर सिद्धांत रहता है? ये भी द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर ही यह आधारित रहता है। और एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, यानी जो रेडॉक्स अभिक्रिया रहती है वो भी किसको फॉलो करती है? ये भी द्रव्यमान संरक्षण के नियम को ही क्या करती है? फॉलो करती है। तभी ना दोनों तरफ क्या रहता है? बैलेंस किया रहता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें जो बीच में जो तीर का निशान रहता है उसमें तीर के बाएं वाले को क्या कहा जाता है? अभिकारक कहा जाता है। और बायां वाले तीर को दाहिने साइड में जो उसका रिजल्ट आता है उसको क्या कहते हैं? रिएक्टेंट, या उसको उत्पाद जो है वो कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि स्थिर अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था? जोसेफ प्राउस्ट के द्वारा गया था। स्थिर अनुपात का नियम बोलिए या उसी को निश्चित अनुपात का नियम बोलिए। और एक आयोग के द्वारा क्वेश्चन लिया गया था जो कि 2018 के ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसको लगातार समानुपात का भी नियम कहा गया है। मतलब ऑप्शन में नहीं खुश था तो उसमें ऑप्शन में लगातार समानुपात का नियम, और ये आयोग के द्वारा लिया हुआ आंसर है जो कि इस नियम को भी फॉलो करता है। स्थिर अनुपात का नियम हो या फिर आपको निश्चित अनुपात का नियम हो या लगातार समानुपात का नियम हो, ये सभी जो है अनुपात के नियम से संबंधित हो जाएगा। और इसको देने वाले कौन हो जाएंगे? जोसेफ प्राउस्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो स्थिर निश्चित अनुपात का नियम में जो है ना H2O में जो भार होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो कितना होता है? 1:8 होता है। उसका कटेगा 2:16 हो जाएगा तो कट कितना होता है? 1:8 हो जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि इसी प्रकार NaCl में जो है इसका भार कितना होता है? NaCl Na कितना हो जाता है? 23 और Cl का 35.5, ये इसका भार का मान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा जो अमोनिया जो होता है, अमोनिया यह कैसी गैस होती है? एक प्रकार की ये तीक्ष्ण गैस और रंगहीन गैस होती है। और अमोनिया में जो है ना मतलब NH3 जो है अमोनिया में, यह किस किस का मिश्रण होता है? ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। और इसका अनुपात कितना कितना हो जाएगा इसका भार का? ये 14:3 हो जाएगा। 14:3 किसका हो जाएगा? अमोनिया का। और इससे भी N का कितना होता है? 14, और एक है तो NH3 का कितना होगा? 3 ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है द्रव्यमान के रूप में? ये 1:8, 1:8 ही हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। डाल्टन का सिद्धांत जो है ना वो किस नियम को फॉलो करता है? तो ये रासायनिक संयोजन के नियम को फॉलो करता है। किसके फॉलो करता है? ये रासायनिक संयोजन के नियम को फॉलो करता है। और एक बात इसमें हमेशा याद रखिए, रासायनिक संयोजन का नियम जहाँ भी आएगा वहाँ पे ये दोनों नियम जैसे पहले बोले हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम, ये दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को पूरा करने, एक दूसरे को मिलने से ही जो ना रासायनिक संयोजन का नियम बनता है। क्योंकि जो अभिकारक और उसमें जो आपको रिएक्टेंट ऐड करते हैं उसके बाद जो है उत्पाद का निर्माण होता है। और ये दोनों जो है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम क्या करता है? फॉलो करता है। और इस दोनों को मिलाने से ही जो बनता है उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है या रासायनिक संयोजन कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन में आग लगाइएगा तो किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। उसी प्रकार द्रव्यमान को भी संरक्षित करता है और ये एक निश्चित अनुपात में रहता है, इसलिए किसका निर्माण होता है? पानी का निर्माण होता है। और इस दोनों को मिलाने से जो अभिक्रिया बनती है उसी को रासायनिक अभिक्रिया बोला जाता है या फिर रासायनिक संयोजन बोला जाता है। कोई दिक्कत? और यही डाल्टन साहब जिस पे प्रयोग किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि डाल्टन का सिद्धांत जो है यह किस नियम पर आधारित हो जाएगा? तो रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित हो जाएगा। यानी आपको निश्चित अनुपात का नियम और आपको जो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम दोनों को मिला के बनाया जाता है रासायनिक संयोजन का नियम हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा जो डाल्टन के अनुसार जो है परमाणु क्या हुए थे? अविभाज्य हुए थे। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि सभी छोटे छोटे पदार्थ जो मिलकर बने होते हैं, मतलब छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसे परमाणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार जो है छोटे छोटे कणों से जो मिलकर बने होते हैं उसे परमाणु कहा जाता है। और रासायनिक और भौतिक विधि से इसको विभाजित किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था? ये नहीं किया जा सकता था। किसके हिसाब से? डाल्टन के हिसाब से इसको जो है हाँ इसको यह अविभाज्य था। चाहे कोई भी विधि अपनाइए उसको विभाज्य आप नहीं कर सकते हैं। आगे बता दीजिएगा। परमाणु के अविभाज्यता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ये डाल्टन के द्वारा ही दिया गया था। चलिए आगे बता दीजिएगा। किसके द्वारा यह प्रस्तावित किया गया था कि प्रत्येक तत्व में एक विशेष परमाणु होते हैं? तो ये भी डाल्टन के द्वारा ही दिया गया था। और डाल्टन कहाँ के वैज्ञानिक हो जाएंगे? ये अंग्रेज के वैज्ञानिक, इंग्लैंड के वैज्ञानिक कौन थे? ये डाल्टन हो जाएंगे। इनका पूरा नाम जॉन डाल्टन हो जाएगा।
चलिए आगे बता दीजिएगा, इनका जो है ना परमाणुवाद का सिद्धांत भी काफ़ी फेमस हो गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, परमाणु वो अविभाज्य कण है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनाया जा या फिर नष्ट जो है वो नहीं किया जा सकता है। इसी को द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत, परमाणु के द्रव्यमान का संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है, जो कि जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। चलिए आगे बता दीजिए, क्वेश्चन है कि उस ब्रिटिश रसायन विज्ञान का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम के संबंधित अपना परमाणु का सिद्धांत जो है वो 1808 ईस्वी में दिया था, जो कि पदार्थ के अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ था। तो ये भी कौन हो जाएंगे? जॉन डाल्टन ही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा कि शब्द परमाणु का खोज जो है किसके द्वारा किया गया था? ये डेमोक्रेटिक्स के द्वारा किया था। परमाणु शब्द का खोज जो है वो डेमोक्रेटिक्स के द्वारा किया गया था, लेकिन परमाणु का जो है ना वो परमाणु सिद्धांत जो है ना वो जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि सभी कण जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है और यह परमाणु का निर्माण करता है। और परमाणु जो है वो किन किन तत्व कणों से मिलकर बने होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, E+P+N से जो मिलकर बने होते हैं इसको क्या कहते हैं? परमाणु कहा जाता है। और इसका आकार जो है वो बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही छोटा होता है। यही बात कौन बोले थे? जॉन डाल्टन के द्वारा बोला गया था। रदरफोर्ड सिर्फ नाभिक का सिद्धांत दिए थे, ठीक है, उनको सिर्फ नाभिक से ही प्यार था। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, क्वेश्चन हो जाएगा कि एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं? ये अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अणु। एक ही तत्व रहेंगे तो क्या बनाएंगे? अणु। आप विभिन्न तत्वों को मिलकर बनाएंगे तो परमाणु बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है जल के कितने अणु जो है कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O। यही इसका सूत्र हो जाएगा। तो इसमें कितना अणु हो जाएगा? जल का 5 गो अणु हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन हो जाएगा ठीक उसी प्रकार है कि अमोनियम क्लोराइड में कितने अणु के परमाणु होते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NH4Cl हो जाएगा। जिसमें कितना हो जाएगा? NH4Cl में इसको अलग अलग किया जाएगा तो NH3+HCl हो जाएगा। तो 3 और 3 6 गो इसका सूत्र हो जाएगा, 6 गो इसमें अणु हो जाएगा। अब इसके बाद जो है केमिस्ट्री खत्म हो गया है। अब इसके बाद जो है वो बायोलॉजी जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है, जो कि इसमें ही बायोलॉजी में जो बहुत ही कोशिका सिद्धांत और जो उससे रचना होने वाली क्वेश्चन है, मतलब जो क्वेश्चन जो दिया गया था और जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन को पढ़ने और समझने के साथ साथ समझाने का प्रयास जो है आपको देखने को मिल रहा होगा। तो बता दीजिए क्वेश्चन हो जाएगा कि कौन सा इसमें ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय घटक जो है वो अधिकांश प्राकेंद्रीय में मौजूद यानी अधिकांश प्रोकैरियोटिक में मौजूद जो है वो नहीं होते हैं। ऑप्शन सुनी जाएगा कोशिका द्रव्य, केंद्रिका झिल्ली, कोशिका भित्ति और राइबोसोम। तो ये केंद्रिका झिल्ली जो है वो प्रोकैरियोटिक में जो क्या होती है? अनुपस्थित होती है। चलिए आगे बता दीजिएगा, क्वेश्चन है कि बता दीजिएगा कि केंद्रिका झिल्ली जो है ना कितने परत की झिल्ली होती है? ये दोहरे परत की झिल्ली होती है, जो कि किसको चारों ओर से घेरी रहती है? जो केंद्रक को क्या करती है? चारों ओर से घेर के रखती है। और जिसमें बाहरी झिल्ली जो है वो अंतःप्रद्रवी जालिका से जुड़ा होता है। और इसी अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर जो है ना वो क्या पाया जाता है? राइबोसोम जो है इसी के ऊपर पाया जाता है। आगे बताया केंद्रक का खोज किस द्वारा किया गया था? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। और कोशिका का नियंत्रण एक केंद्रक की खोज है, कोशिका में केंद्रक की खोज है वो 1831 में किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। और ये जो केंद्रक जो होता है ना, केंद्रक कोशिका का भी यह नियंत्रण का केंद्र होता है, यानी कोशिका का जो हेड होता है वो कहाँ होता है? वो केंद्रक को कहा जाता है। आगे बता दीजिए क्वेश्चन है मानव कोशिकाओं में ग्लूकोज के विघटन द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। और ग्लूकोज के विघटन के लिए इसमें किसकी आवश्यकता किया जाता है? तो ये ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ग्लूकोज का सूत्र भी क्या होता है? C6H12O6 C6H12O6 भी किसका सूत्र हो जाएगा? ये ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बाद किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का निर्माण होता है। और CO2 गैस क्या होता है? और सॉरी ऑक्सीजन गैस क्या होता है? मुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, आगे बता दीजिएगा कि अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा जो है ना वो क्या होती है? ये ATP होती है। यानी ATP के निर्माण से ही ऊर्जा का क्या होता है? निर्माण। यानी ATP टूटता है तो किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का निर्माण होता है। और यह ATP जो है ना ये एक प्रकार का जटिल कार्बन रसायन होता है और यह सिर्फ जीवित कोशिका में ही पाया जाता है। यानी ऊर्जा किस कोशिका को चाहिए? जीवित कोशिका को। जो कोशिका मर जाएगा उसको ऊर्जा का कोई मतलब ही नहीं, इसलिए हमेशा किस कोशिका में पाया जाता है? जीवित कोशिका में पाया जाता है। और जीवित जरपुल कहाँ पाया जाता है? मेघालय में जीवित जरपुल पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा क्या हुआ?
अगला क्वेश्चन बताया कि किसे कोशिका को कोशिकांग की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। और इसका अम्लीय मान कितना होता है, सॉरी पीएच मान कितना होता है? ये 4.5 से लेकर 5 के बीच में होता है, इसलिए कैसा होता है? अम्लीय होता है। चलिए आगे बता दीजिएगा। क्वेश्चन है कि कोशिका में 6 कार्बन वाले अणु ग्लूकोज के 3 कार्बन वाले अणु के पाइरुवेट विखंडन की प्रक्रिया जो है यह कहाँ पे होती है? ये कोशिका द्रव्य में होती है। कहाँ होती है ये? कोशिका द्रव्य में होती है। और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा हमेशा कि कोशिका द्रव्य जो है ना, ये ठीक है, ये कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में यह पाया जाता है। ये कोशिका द्रव्य जो है ये एक जेली जैसा पदार्थ होता है जो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में क्या होता है? पाया जाता है या भरा हुआ रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना जो है यह कितने एस प्रकार की होती है? ये 50 और 30 एस प्रक्रिया की होती है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। यही 50 और 30 एस की बनी होती है जो आपस में मिलकर 70 एस बना के यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक 50, 30, 80 वो जोड़ने से 80 नहीं होना है। ये 50 और 30, 80 एस की बनी होती है जो कि आपस में मिलकर जो है ना फिर 70 एस प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक राइबोसोम का निर्माण करता है। और ये वही राइबोसोम है जो आगे चल के प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि एक एटीपी के टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज को जल के उपयोग द्वारा तोड़ा जाता है तो कितनी ऊर्जा मुक्त होगी उसमें? ये 30.5 किलो मोल जो है ना यह ऊर्जा क्या होगी? मुक्त होगी। अगर एक एटीपी टर्मिनल फॉस्फेट को तोड़ा जाता है तो 30.5 किलो मोल क्या होती है? ऊर्जा का क्या होता है? मुक्त होता है। क्या होता है? मुक्त होता है। मुक्त कैसे लिखा था? मोहर सुकर मुँह आधा कौर तो मुक्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिकांग जो है विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो ये अंतःद्रव्य जालिका। अंतःद्रव्य जालिका क्या होता है? जो अगर धोखा धाखी में छोटा मोटा विष जो लोग खा लेता है तो क्या होता है? ये उसको प्रभाव को ख़त्म कर देता है। मतलब उसका थोड़ा मोड़ा जो अगर अंश रहेगा उसको ख़त्म कर सकता है, लेकिन उसके पावर से अधिक खा लीजिएगा तो फिर आपको वो ख़त्म कर देगा। चलिए इसमें होता क्या है कि यह जो है अंतःद्रव्य जालिका जो है यह एक झिल्लीदार कोशिकांग होती है और यह जो है कोशिका में आए हुए विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को क्या करती है? ख़त्म कर देती है। और अंतःद्रव्य जालिका की संरचना जो है ना ये किसके समान होती है? ये प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। किसके समान होती है? प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। और प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण किस से मिलकर होता है? लिपिड और प्रोटीन से मिलकर किसका निर्माण होता है? प्लाज्मा झिल्ली का निर्माण होता है। और एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, तब पूछा हुआ ये है लेकिन इधर बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि निम्नलिखित में से किस प्राणी की ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? ऑप्शन सुन लीजिए। प्लाज्मा कोशिका, घनाभकार उपकला, मास्ट कोशिका और सल्की उपकला। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा सल्की उपकला जो है इसमें जो है प्राणी ऊतक में चपटी कोशिका पाई जाती है। ये भी क्वेश्चन जो है रिपीटेड क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा। हाँ, ये ऊतक का ही एक अंग हो जाएगा सल्की उपकला। अगला क्वेश्चन बताइएगा कोशिका विभाजन जो है कितने प्रकार से होती है? ये 2 प्रकार से होती है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन हो जाएगा। चलिए आगे बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि निम्नलिखित में से किस कोशिकीय घटक को कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में जाना जाता है? तो ये राइबोसोम को वही कारखाना बोलिए, प्रोटीन की फैक्ट्री बोलिए। इसमें होता क्या है कि राइबोसोम की कोशिका के प्रोटीन के कारखाने के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि राइबोसोम का आरएनए और प्रोटीन जो है ये दोनों से मिलकर बना होता है और यह अंदर कोशिकीय संरचना होती है जहाँ के अंदर जो है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और प्रोटीन का निर्माण जो है वो किस एसिड से होता है? एमिनो एसिड से होता है। किस एसिड से? अमीनो एसिड से। 20 प्रकार के अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। 20 अमीनो एसिड से मिलकर होता है। उसमें 11 को उपयोगी होता है, मानव में पाया जाता है, और 9 को जो है वो इधर उधर लेने वाला काम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा कि किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि इसी को कोशिका का बिजली घर भी कहा जाता है हिंदी में, और अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है। चलिए, और इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था माइटोकॉन्ड्रिया का? वो नामकरण अल्टमैन के द्वारा दिया गया था। ये इसका खोज जो है ना ये वान केलिकल के द्वारा किया गया था, 1857 में किया गया था। और वो अल्टमैन जो है ना वो नामकरण दिया गया था अल्टमैन के द्वारा। उसके बाद जो है ना आगे चल के उसका नाम 20 साल के बाद बेंडा जो है उसका नामकरण कर दिए थे माइटोकॉन्ड्रिया। इसका सही जवाब जो है ना खोज में केलिकर दिया जाता है। अगर केलिकर ऑप्शन में नहीं रहेगा ना
तब अल्टमैन भी आप ले सकते हैं। अल्टेमैन दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका खोज जो है ना, इसका अल्टमैन अल्बर्ट वॉन केलिकर के द्वारा इसका खोज किया गया था। वो 86 में किए थे, उससे पहले इसका खोज 97 में इनके द्वारा कर दिया गया था, केलिकर के द्वारा। वो उसका नाम जो है ना राइबोफ्रास्ट करके कुछ दिए थे, जो कि आगे चल के उसका नामकरण 20 साल के बाद फिर भी उसका नाम चेंज करके बेंडा के द्वारा उसका नामकरण माइटोकॉन्ड्रिया कर दिया गया। लेकिन सबसे पहले खोज करने का श्रेय जो है यही आपको ये अल्बर्ट वॉन केलिकर के द्वारा दिया गया था। देखिए ऑप्शन नहीं रहेगा तो आप केलिकर रहेगा तो अल्टमैन मार सकते, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और इस चलाया हुआ क्वेश्चन भी है ये। अगला क्वेश्चन बताइएगा, लेकिन अगर अल्टमैन रहे और केलिकर रहे तो पहले केलिकर के द्वारा ही किया जाएगा ये। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि यूकेरियोटिक कोशिका के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली भी कहा गया है? तो यही लाइसोसोम हो जाएगा, जो कि यूकेरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, बार बार आत्महत्या की थैली आ रहा है, बता दीजिएगा कि आत्महत्या की थैली किसे जाता है? लाइसोसोम को जाना जाता है। देखिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली और पाचन की भी थैली कहा जाता है। इसमें वही पाचन की थैली जब फट जाती है तो जो उसमें जो है वो कोशिका को क्षति पहुंचा देता है, जो कि कोशिका शरीर के लाभदायक होता है। इसको क्या करता है? वो क्षति पहुंचा देता है। वो अगर नहीं फटा तो पाचन की थैली है, और फट गया तो आत्महत्या की थैली हो जाती है। चलिए आगे बता दीजिएगा कि स्लाइडेन और स्वान द्वारा जो है कोशिका सिद्धांत जो है ये किन किन जीवों पर लागू नहीं होता है? तो ये शैवालों पर लागू नहीं होता है, बाकी कवक जंतु और उसके बाद विषाणु पर लागू नहीं होता है, और कवक जंतु और शैवाल पर क्या होता है? लागू होता है, ठीक है ना। शैवाल कवक और जंतु पर लागू होता है, लेकिन जो कोशिका विभाजन जो होता है ये स्लाइडेन स्वान जो बोले थे, ये विषाणु पर लागू जो है वो नहीं होता है, क्योंकि उसका कोई आकार होता ही नहीं है विषाणु का। वो जिसमें जाता है उसी हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। आपके अंदर जाएगा तो आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, सुंदर शरीर में जाएगा तो उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, ठीक है ना। किसी जीव में जाएगा तो उसके हिसाब से क्या कर लेता है? उसको एडजस्ट कर लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन बता दिया कि रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका का खोज जो है वो किसका निरीक्षण करते हुए दिया गया था? तो वो कॉर्क के पौधे का निरीक्षण करते हुए इसका दिया गया था, और कॉर्क जो है ना एक पेड़ की क्या थी? एक छाल थी। चलिए और आगे बता दीजिएगा स्लाइडेन इसका जो है ना रॉबर्ट हुक के द्वारा जो बताया गया था कि इसमें जो है ना बहुत सारे विभाजित बक्सा देखा गया था, जो कि सूक्ष्मदर्शी से जब उसको देखे थे कॉर्क के छाल को, तो क्या देखा था? उसमें बहुत सारे बक्सा दिखा था, और वो बक्सा को क्या बोले थे? वो किसकी आकृति की तरह होती है? मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। यही बात कौन बोले थे? रॉबर्ट हुक के द्वारा बोला गया था। रॉबर्ट हुक किसकी खोज किए थे? कोशिका खोज किए थे। कब किए थे? 1665 में किसका खोज किए थे? कोशिका खोज किए थे। और कोशिका जो है ना जीवन क्या होती है? मूलभूत और संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहता है? कोशिका को कहा जाता है। और जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को कहा जाता है। देखिए दोनों अलग है, मूलभूत और कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? ये कोशिका को कहा जाता है। और जीवन का भौतिक आधार जो है ये जीव द्रव्य को कहा जाता है। और जीव द्रव्य का खोज किसके द्वारा किया गया था? डुजार्डिन के द्वारा किया गया था। जीव द्रव्य का खोज डुजार्डिन के द्वारा किया गया था। नामकरण जो है वो पुरकिंजे के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि फिर वही बात है, खाली थैली फट रहा आज। अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, स्वतंत्र अस्तित्व में सूक्ष्म जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? ये कोशिका होती है। स्वतंत्र अस्तित्व में सूक्ष्म जीव की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? कोशिका होती है। आज तो सिर्फ थैली ही थैली दे रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो ये वही पुरकिंजे के द्वारा जो गढ़ा गया था। प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है किसके द्वारा गढ़ा गया था? पुरकिंजे के द्वारा गढ़ा गया था। यही प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहा जाता है। देख रहे हैं ना, हिंदी में कुछ और मीनिंग नहीं जानते हैं, तो इसलिए हिंदी और अंग्रेजी बायोलॉजी के सेक्शन में अधिक से अधिक जाना कीजिए कि हिंदी जीव द्रव्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। और इस शब्द को गढ़े कौन थे? पुरकिंजे के द्वारा गढ़ा गया था। और खोज किस द्वारा किया गया था? डुजार्डिन के द्वारा इसका जो है वो खोज किया गया था। तो जो होमवर्क दिया गया था इस आरआरबी एनटीपीसी का सेट जो चलते आ रहा है 2024 के बुक से, उसको संपूर्ण रूप से हमारे द्वारा कवर करा दिया गया है। जो कि सिर्फ जो है टीसीएस बेस्ड जो क्वेश्चन जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को इस बार जो सिलसिलेवार ढंग से संकलित करके जो लाया गया है वो आज समाप्त हो गया। फिर इसके अगले दिन में जो है वो अगले तिथि को सेम तरीके से सेम समय में और सेम जगह पे जो है आपको निर्धारित तिथि और समय के साथ वही वक्तव्य के साथ फिर से हाजिर होने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं और इसी तरीक़ा से वीडियो अपने पास चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, ताकि हम लोग के द्वारा डाला गया सारा वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और हाँ, एक छोटी सी अपडेट और भी है
कि जो 8 PM में जो वीडियो आप लोगों के सामने आता है, जो कि जनरल कंपटीशन के लिए रामबाण साबित होता है, जो कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें आपको जीके जीएस करंट अफेयर विथ स्टैटिक जीके का जो पोर्शन होता है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सारा लुसेंट बुक के माध्यम से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, भूगोल, फिजिक्स, सिविक्स जो भी रहता है वो सारा जो है आपको लुसेंट बुक के माध्यम, एसपीडी का जो आता है उसके बाद वो, और बीएसएससी और बीपीएसएससी का जो स्पार्क पब्लिकेशन का सार संग्रह है वो सारा चीज़ जो एक निश्चित संकलन के माध्यम से वो 8 PM में छूटता है। और ये अभी आप देख रहे हैं ये आरआरबी, एनटीपीसी और आरपीएफ, एसआई, एसएससी, जीडी, उसके बाद बीएसएससी और एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी आगामी बहाली जो भी आने वाली है वो सारी चीज़ों के लिए ये क्लास रामबाण साबित होने वाला था। फिर मिलते हैं इसके अगले सेशन में, इसके अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।